नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है विदाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विदाई की रस्में पूरी हो रही थी। सविता का रो रो कर बुरा हाल था। आंसू की झड़ी के बीच वह बार बार नजरें उठाकर बेटी को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। टीना धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। बड़ी बुआ भीगी पलकों के साथ ढेर सारी नसीहतें दे रही थी। टीना, अब तेरे लिए ससुराल ही तेरा अपना घर है, वहां सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी भी रुलाई फूट पड़ी। सविता बड़ी मुश्किल से इतना भर कह पाई, अपना ख्याल रखना टीना। आगे माँ की जुबान साथ नहीं दे पाई और वह बड़ी जीजी के कंधे का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगी। टीना और राजीव गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन के लिबास में लिपटी टीना की हालत पर राजीव भावुक हो उठा। उसने धीरे से टीना का हाथ पकड़कर उसे जैसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। पति का स्पर्श पाकर टीना को कुछ राहत मिली, वरना उसे लग रहा था कि उसके सारे अपने पीछे छूट गए हैं। 1 घंटे में टीना अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। राजीव का परिवार उसके लिए अनजान नहीं था। दूर की रिश्तेदारी के कारण अक्सर ही उनकी मुलाकातें हो जाया करती थी। ऐसे ही एक शादी के समारोह में राजीव की माँ सुधा ने टीना को देखा था। उसका चुलबुलापन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिना समय गवाए उन्होंने बात चलाई और 6 महीने के अंदर ही टीना उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई। 2 दिन तक शादी की रस्में पूरी होती रही। तीसरे दिन राजीव और टीना हनीमून के लिए शिमला आ गए। दोनों बहुत खुश थे। राजीव के प्यार में खोकर टीना मम्मी से बिछड़ने का गम भूल सी गई। हनीमून के 2 दिन बहुत ही सुखद बीते। तीसरे दिन टीना को सर्दी बुखार ने घेर लिया। राजीव चिंतित था। टीना, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए बदलाव के चलते तुम्हें सर्दी लग गई है। मेरा बदन बहुत दुख रहा है राजीव। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एंटी कोल्ड दवाई से ही मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी मुझे सर्दी बुखार होता था ना, तो मम्मी मुझे यही दिया करती थी। मम्मी की बहुत याद आ रही है? टीना को बाहों में भरकर राजीव ने पूछा तो उसने आंखों में आंसू भरकर हाँ में सिर हिला दिया। अरे, इसमें इतने कीमती आंसू बहाने की क्या जरूरत है? अभी मम्मी से बात कर लो। टीना की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए राजीव ने कहा। मुझे मम्मी से ढेर सारी बातें करनी है, पर अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे। पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी तो बस उन्हें अपना हालचाल बता दो। प्लीज उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ न बताना, वरना वे मुझे देखने यहीं आ जाएंगी। मैं मम्मी को जानती हूँ, टीना चहक कर बोली। मम्मी के बारे में बात करके वह अपना दुख दर्द भूल गई। राजीव ने महसूस किया कि टीना सबसे ज्यादा खुश मम्मी की बातों से होती है। अब टीना का दिल बहलाने के लिए वो बहुत देर तक उसके मम्मी के बारे में ही बातें करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 7 दिनों में टीना ने एक बार भी अपनी ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो बस अपनी मम्मी की और अपनी सहेलियों की बातें ही करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए टीना बोली, राजीव, मुझे लखनऊ कितने दिन रुकना होगा? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 8-10 दिन ही तो हुए हैं, जिसमें हम घर पर तो सिर्फ 3 दिन ही रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते तो रुक ही जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं है। अरे, मेरी मम्मी तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगी। तुम खुद देख लेना, बहुत अच्छी माँ है मेरी। वो तो तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाजा लग गया है कि वो बेटी को किस तरह से रखती है। मुंह बनाते हुए टीना बोली। सुनो टीना, यहाँ से चलकर पहले हम 2 दिन लखनऊ रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली चले चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। वहां से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे। ना चाहती हुए भी मजबूरी में टीना ने राजीव की लखनऊ वाली बात मान ली। लखनऊ में राजीव के परिवार वालों ने टीना की खूब खातिरदारी की। राजीव को लगा कि वह टीना को कुछ दिन और यहाँ रोक लेगा, पर दूसरे ही दिन टीना ने अपने मन की बात कह डाली। राजीव, कल हम दिल्ली चल रहे हैं ना? मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया है। टीना ने कहा तो राजीव एकदम चुप हो गया। उसने यह बात अभी तक अपने मम्मी पापा से कही नहीं थी।
वो तुरंत ही पानी पीने के बहाने वहां से हटकर किचन में आ गया और धीरे से मम्मी से बोला, मम्मी, टीना कल अपने मायके जाना चाहती है, आपकी इजाज़त हो तो। अरे बेटा, ठीक ही तो कह रही है बहू, इतने दिन हो गए उसे ससुराल आए हुए, इकलौती बेटी है वो अपने माँ बाप की, घर की याद आनी तो स्वाभाविक ही है बेटा। बेटे की दुविधा दूर करते हुए सुधा बोली। कमरे में जब राजीव पहुंचा तो टीना बोली, आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने चला गया था, तुम पैकिंग में बिजी थी, सो मैं खुद ही चला गया किचन तक। तो कल का प्रोग्राम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है, राजीव चहक कर बोला। तब टीना ने राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर टीना मम्मी से लिपट गई, खूब रोई। सविता भी खूब रोई, टीना को बड़ी देर तक प्यार से सहलाती रही। फिर टीना बोली, मम्मी आप कितनी दुबली हो गई हैं। राजीव माँ बेटी को बातें करते छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। हाँ बेटा, लेकिन बेटे का असली घर तो उसके ससुराल ही होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। टीना अपनी माँ के लाड़ प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है, उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दिया करना बेटा। पापा आप बिल्कुल चिंता न करें, धीरे धीरे टीना मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में राजीव समझ गया कि इस घर में टीना के पापा की मौजूदगी केवल नाम लेने भर की है। घर में सारे फैसले उसके साथ सविता के कहे अनुसार ही होते हैं। एक हफ्ता बीत गया। टीना का मन लखनऊ जाने का नहीं था, वह तो राजीव के साथ सीधे मुंबई ही जाना चाहती थी। पर राजीव से यह बात कहने की वह हिम्मत नहीं जुटा सकी। बेटी को विदा करते हुए सविता ने ढेरों हिदायतें दे डाली। राजीव साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे एक बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसकी सास ने इतनी हिदायतें दी टीना को, लेकिन एक बार भी अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित या घर के कामों से संबंधित कोई नसीहत नहीं दी। चलते वक्त वह राजीव से बोली, बेटा हमारी टीना का ख्याल रखना, मैंने अपनी जिंदगी भर की अमानत तुम्हें सौंप दी है। शादी के 3 हफ्तों में ही राजीव को सब कुछ समझ में आने लगा था कि मम्मी के लाड़ प्यार के कारण टीना की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और गप्पबाजी करना उसके खास शौक थे। घर के किसी भी काम में उसकी कोई रुचि नहीं थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका कोई विश्वास नहीं था। छुट्टियां खत्म हुई तो राजीव के साथ टीना मुंबई आ गई। राजीव टीना के साथ जितना तालमेल बिठाने की कोशिश करता, टीना अपनी हद आगे बढ़ा देती। टीना की गुड मॉर्निंग मम्मी को फ़ोन करने से होती और फिर तो बातों में टीना ये भी भूल जाती कि उसके पति को ऑफिस जाना है। जब महीने का टेलीफोन का बिल हज़ारों में आया तो राजीव बोला, टीना मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 5,000 रुपये महीने टेलीफोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी ज़रूरतें सीमित करनी होंगी। उसकी बात सुनकर टीना तुनक गई। राजीव, आपके पास रुपए की कमी है तो मैं मम्मी से मांग लेती हूँ, मेरे एक फ़ोन पर वो तुरंत रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन टीना, शादी के बाद बेटी को माँ पर इतना आश्रित नहीं रहना चाहिए। राजीव ने टीना को समझाने की कोशिश की। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ राजीव, उनका सब कुछ मेरा ही तो है। आगे बढ़ाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता है टीना। मम्मी दूसरी नहीं है, मेरी अपनी है। यही बात तो टीना, यही बात तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का भी मुझ पर कुछ हक है और हमारे उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की राजीव ने। दूसरे दिन राजीव के ऑफिस जाते ही टीना ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई तो वो बोली, ठीक क्या तूने टीना, तुम्हारी ससुराल में जरा सी भी दिलचस्पी राजीव को उनकी ओर मोड़ देगी। तुम्हें अपना भला देखना है कि ससुराल का। शादी के बाद पहली होली पर राजीव ने टीना से घर चलने का आग्रह किया तो वो तनक गई। होली का त्यौहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता राजीव, रंगों से मुझे एलर्जी होती है। लेकिन टीना, बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है। मेरी खातिर तुम लखनऊ चलो ना, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजीव बड़ी दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि टीना ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। तभी राजीव के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोला, टीना चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली का नाम सुनते ही टीना तुरंत तैयार हो गई।
होली से 2 दिन पहले ही वे दिल्ली पहुंच गए। सविता बेटी और दामाद को देखकर फूली ना समाई। बेटी को होली पर मायके आया हुआ देखकर टीना के पापा पहली बार बोले, टीना, इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपने ससुराल में होना चाहिए था। यह तुम्हारी ससुराल की पहली होली है बेटा। क्या फर्क पड़ता है टीना यहाँ रहे या ससुराल में? सविता ने उन्हें बीच में ही टोका। तब वे बोले, फर्क हमें नहीं, हमारे समधी और समधिन जी को पड़ेगा, जिनका बेटा होली के दिन अपनी ससुराल में पत्नी के साथ। बस बस, रहने दो। तुम्हें कुछ पता भी है रिश्ते नातों के बारे में? मैं ना होती तो आप दोनों हमें लेकर आपस में क्यों उलझ रहे हैं? टीना यहाँ रह लेगी, और क्योंकि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैं लखनऊ चला जाता हूँ। टीना के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर उसे भी राजीव के साथ लखनऊ ही आना पड़ा। होली पर गुलाल के रंग टीना के सुंदर चेहरे पर बहुत फब रहे थे, पर असली रंग जो खुशी का होता है वह उसके चेहरे से नदारद था। सुधा से बहू की उदासी और उकताहट छिप नहीं रही थी। वह सब कुछ देखकर भी चुप थी। इस अवसर पर उसे कोई नसीहत देना उसके दुख को गुस्से में बदलना था। बस एक ही बार सुधा ने कहा था, टीना, कितना अच्छा लगता है जब तुम और राजीव यहाँ होते हो। सुधा की बात सुनकर टीना चुप रही। रात को राजीव ने पूछा, टीना, तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने को हो तो मैं अपनी छुट्टी को आगे बढ़ा लेता हूँ। सुधा के शब्दों की खीज उसने राजीव पर उतारते हुए कहा, 3 दिन में आपका मन नहीं भरा अपने लोगों के साथ रहकर? अरे, अपनापन तो मन में होता है टीना। मुझे तो तुमसे जुड़े सभी लोग अपने लगते हैं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी, और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं है। टीना का दो टूक जवाब सुनकर भी राजीव हंस दिया और बोला, सॉरी बाबा, हम कल सुबह ही यहाँ से चल देंगे। मुंबई वापस लौटकर टीना ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सारी बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर टीना और राजीव शाम को घर से बाहर ही खाना खाते थे, क्योंकि टीना को खाना पकाना आता ही नहीं था और वह सीखने की कोशिश भी नहीं करती। कभी वो जिद करके टीना से कुछ बनाने को कहता तो गैस के चूल्हा जलने के साथ ही टीना का मोबाइल कान से लग जाता। हाँ तो मम्मी, बताना कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इस तरह मम्मी से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फोन का बिल बढ़ता, उससे कम पैसे में होटल से लजीज खाना मंगवाया जा सकता था। सो राजीव ने फरमाइशें करना ही छोड़ दी। इधर राजीव ने महसूस किया कि टीना उससे उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल की ही बात है। टीना को शोरूम में एक घड़ी बहुत पसंद आई। उसने राजीव से घड़ी लेने का आग्रह किया। राजीव, देखो कितनी सुंदर घड़ी है। टीना, तुम्हारे पास तो पहले से ही कई घड़ियां हैं। इनमें से कुछ तो तुमने आज तक पहनी भी नहीं है, और घड़ी लेकर क्या करोगी? वो घड़ियां मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए, टीना जिद करते हुए बोली। इतनी देर में राजीव काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। टीना राजीव की ओर बढ़ी तो वो दुकान से बाहर आ गया। गुस्से से भरी टीना राजीव के साथ बाहर तो आ गई, और घर आकर घर में घुसते ही वो फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान में मेरी बेइज्जती करने की? अरे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस दुकान में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी मम्मी ने कभी मेरी किसी भी इच्छा से इनकार नहीं किया। मैं जैसे चाहूँ रहूँ, खाऊं पीऊं, खरीदारी करूं या घूमूं फिरूं। टीना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी जेब में उस वक्त उतने रुपए नहीं थे। क्रेडिट कार्ड तो था। पहली बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे टीना, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारा अगर मेरे प्रति यही नजरिया रहा ना, तो देख लेना राजीव, मैं यहीं इसी घर में आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या? आत्महत्या तो मैंने मुझे करनी चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया है। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए वह घड़ी लेकर आता हूँ। अब मुझे वह घड़ी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए एक बार ना हो जाए, उसे मैं कभी हाथ नहीं लगाती। कहते हुए टीना मुंह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। तब राजीव को भी भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन राजीव के ऑफिस जाते ही टीना ने मम्मी को कल की पूरी घटना सुना दी। सुनकर कविता को बड़ा गुस्सा आ गया और बोली,
ये तो राजीव ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया टीना। उसकी हिम्मत तो देखो कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। मुझे भी इस बात का बड़ा दुख हुआ मम्मी। ऐसे मौकों पर तुम कमजोर नहीं पड़ना टीना। आखिर वो इतनी तनख्वाह का करता क्या है? कहीं सारे रुपए घर तो नहीं भेज देता? मैंने तो कभी पूछा ही नहीं मम्मी। राजीव की हर हरकत पर नजर रखना। तुम अगर अभी कमजोर पड़ गई तो फिर कभी भी अपने पति पर राज नहीं कर सकोगी। मम्मी के कहे अनुसार टीना ने राजीव की हर बात पर नजर रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसे लेकर राजीव पर हावी हुआ जा सके। टीना ने महसूस किया कि राजीव कुछ दिनों से खोया खोया से रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था कि उसका प्यार और धैर्य एक दिन टीना को बदल देगा। लेकिन साल भर गुजर गया, पर टीना के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी सास से वो राजीव के अनुरोध पर 10-15 दिनों में एक आध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वो कभी नहीं भूलती थी। एक दिन राजीव ने टीना को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन वापस घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर टीना अंदर ही अंदर कांप गई कि कैसी रहेगी वो सास ससुर ननद और देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना, घर की देखभाल करना उसके बूते की बात तो नहीं थी। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती थी। राजीव कभी विरोध नहीं करता था, चुपचाप चाय बनाता और पीकर ऑफिस चला जाता था। राजीव की कही बात टीना ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। ये तो बहुत बुरी खबर है टीना। मम्मी, मैं तो राजीव के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। राजीव न माना तो इसके लिए आप ही कोई उपाय करो ना मम्मी। अच्छा, सोच कर बताती हूँ, कहकर सविता ने फ़ोन रख दिया। शाम को राजीव के आने से पहले सविता ने टीना को फ़ोन किया। टीना, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। माँ, मैं ससुराल में कैसे रहूँगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वो हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। सविता ने कहा। यह ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह बात करती हूँ, कहकर टीना आश्वस्त हो गई। अगले दिन दोपहर को टीना के पास उसकी माँ का फोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है। बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने राजीव को पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम उसे राजीव को जरूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी टीना के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। टीना ने बड़े प्यार से राजीव की उंगली में पहना दी। राजीव ने प्रश्नवाचक नजरों से टीना को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। अरे, पर मेरे पास तो अंगूठियां है। यह स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर राजीव ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी आंखों से छुआई। यह देखकर टीना आश्वस्त हो गई। राजीव के साथ हुई पूरी बात टीना ने अपनी मम्मी को बताई। सुनकर सविता बहुत खुश थी कि बाबा की दी हुई अंगूठी वास्तव में चमत्कारी है। वो बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 15 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम इस बारे में राजू से बात करना। इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को टीना ने राजीव से मम्मी से कही हुई बात पूरी बता दी और उससे मायके जाने की इजाज़त ले ली। राजीव खुद उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया। सविता का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 12-13 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए थे। आखिर वो दिन आ पहुंचा जिस दिन का माँ बेटी को इंतजार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का पूरा लाभ चाहिए तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। सविता और टीना ने एक दूसरे को रहस्य भरी नजरों से देखा और घर की ओर चल पड़ी। टीना ने खामोशी तोड़ी। मम्मी, अब क्या होगा? अरे, होना क्या है? अनुष्ठान के कारण राजीव का मन पहले ही काफी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता है। मुझे यकीन है वो तुम्हारी यह बात भी तुरंत मान लेगा। तुम फोन तो करो। बाबा का ध्यान करके टीना ने राजीव को फोन किया। कैसी हो टीना? कब आ रही हो? जब तुम लेने जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है।
आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन के बाद। कोई खास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, और उसमें तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं। पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा तुम्हारी मम्मी भी तो यह बात जानती है। राजीव के ऐसा कहने पर टीना बोली, मम्मी हम दोनों से अलग थोड़ी है। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान से तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे? 100%। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? हाँ टीना, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर पर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक कर देगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर मेरे पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर रखनी है। ओह, आई एम सॉरी, कहकर राजीव ने फोन रख दिया। टीना ने जैसा समझाया था उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए राजीव दिल्ली पहुंच गया। टीना उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वो राजीव को लेकर सीधा होटल आ गई और राजीव से लिपट कर बोली, ये 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए, जानते हो? अरे तुम्हें क्यों, मुझे भी तो ऐसा ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो इसी में थी। मेरी नहीं, हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलो, कहाँ चलना है? बाबा के शिविर में। और ये बाबा का शिविर कहाँ पर है? अरे मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कहकर राजू चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वो टीना से बोला, अरे टीना, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया हूँ, तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। टीना होटल के मेन गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। राजीव आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर सविता बाबा की विदाई की तैयारी करने में बिजी थी। अंतिम आहुति के साथ ही उसे बाबा को कपड़े, पैसे, फल और मिठाई देने थे। सविता ने कपड़े और मिठाई तो पहले ही खरीद लिए थे। ताजे फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। टीना ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर टीना और सविता जो ही दुकान से बाहर निकले, सामने पापा के साथ राजीव के मम्मी पापा को देखकर वो दंग रह गई। सविता को काटो तो खून नहीं। वो अचकचा कर बोली, आप आप यहाँ क्यों? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि उसके समधी समधिन बोले, हम लोगों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में एक जरूरी काम से हमें जाना है। आप घर चलिए। टीना, मेरी मम्मी को जरूरी काम नहीं बतलाओगी? राजीव के ऐसा कहने पर टीना चुप रही तो राजीव बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। यह मम्मी जी बेटी के मुंह में अंधी होकर क्या कर रही है, इन्हें खुद को भी नहीं पता है। राजीव, टीना चीखी, मर गया तुम्हारा राजीव। तुम लोगों की पोल यहीं खोल दूं या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊं? ये क्या कह रहे हो राजीव? क्या हुआ बेटा? टीना के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे। सुधा बोली, बहन जी, मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। टीना के पापा हाथ जोड़कर बोले। सुधा एक नेक इंसान की बात नहीं टाल सकी। घर जाकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है? सविता, ये क्या बताएंगे? मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। सुधा बोली, शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में रहना नहीं चाहती थी। वो अपनी हर इच्छा राजीव पर लादती रहती और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा राजीव क्या करता, चुपचाप सब कुछ सहन करता रहा। यह हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी टीना को समझाने के बजाय उसे उल्टी शिक्षा देती रही है, ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ भी करना न पड़े। यह सच नहीं है। सविता के कहने पर राजीव तीखे स्वर में बोला, तो आप ही बता दीजिए, सच क्या है? मेरे बेटे को वश में करने के लिए यह माँ बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए। हम खुद उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं।
सुधा बोली। क्या क्या यह सच है? पापा ने टीना से पूछा। अरे ये क्या जवाब देगी? इसने तो एक पल को भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिल रही है। अब अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए। इससे ना तो इसे तकलीफ होगी, ना ही इसकी मम्मी को, और मेरे बेटे को भी इनकी ज्यादतियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस 1 साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ नहीं सहा। क्या सुख मिला इसे शादी का? ससुराल के नाम से ही चिढ़ है टीना को। बेचारा हमसे सारी बातें छिपाता रहा। इसे परेशान देखकर जब हमने पूछा, तब जाकर इसने हमें सब कुछ बताया है। फिर हमारे समझाने पर इसने टीना की हर नाजायज बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि टीना को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वो दिन देखना शायद हम लोगों की किस्मत में नहीं है। हम जा रहे हैं। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते, तो किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं होता। सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। राजीव के पापा ने सारी बात बताई। सुधा पति और बेटे के साथ जाने लगी तो टीना के पापा ने उनके पैर पकड़ लिए। यह देखकर राजीव के पापा बोले, भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सविता जी ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब? पहले यह खुद मनमानी करती रही और अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही है। मेरी बेटी की गलती को माफ कर दीजिए, टीना के पापा बोले। राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी, ससुराल में टीना को रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? टीना की मम्मी की शव पर टीना ने कभी आपको पिता होने का ओहदा नहीं दिया। जो लड़की पिता को कुछ न समझे, वो ससुर को क्या समझेगी? अभी तो हम जा रहे हैं, बाकी फैसला तो टीना को ही लेना है। ये कहकर राजीव एक बार टीना पर नजर डालकर अपने मम्मी पापा के साथ वापस लखनऊ चला गया। ससुराल वालों से जलील होकर टीना बड़ी आहत थी। सविता की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। राजीव अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी टीना और सविता को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। अपने घर में अपने कर्मों से सविता बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया था। उनके जाते ही प्रकाश बोले, तो माँ बेटे की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा, थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी ऊंची हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार प्रकाश की बातों का सविता ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वो खुद एकदम अकेली पड़ गई। सविता को गुमसुम देखकर टीना बोली, मम्मी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सविता की आंखों में पछतावे के भाव थे। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों से बंद किए हैं। उन्हें खोलना मेरा ही कर्तव्य है। यह कहकर उसने अपनी ननद को फोन मिलाया और सारी बातें ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। रमा ने भाभी की कही बातें सुनी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने ही टीना का रिश्ता अपने ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी, ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सुधा और राजीव से बात करूंगी। रमा ने कहा। रमा, मुझे माफ कर दो। ये बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे भाभी, हिम्मत रखो। जिंदगी के रास्ते एकदम सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। एक रुकावट आने से मंजिल नहीं छूटती, रास्ते का फेर बढ़ जाता है बस। टीना को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ रमा, बस टीना को इस बदनामी से बचा लो। एक अच्छी पत्नी का एक अच्छी बहू होना भी बहुत जरूरी है। पति के दिल में उतरने का सबसे सरल रास्ता पति के माता पिता की सेवा से बनता है। तुम उसे इस बार राजीव के पास नहीं, सुधा के पास लखनऊ लेकर चलो। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ, रमा ने कहा। सविता के पहुंचने से पहले ही रमा सुधा के पास पहुंच चुकी थी। फिर उसे कह रही थी, सुधा, टीना मक्कार नहीं, भटकी हुई है। उसे सही रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज बनता है। सविता के लाड़ प्यार ने आज उसे इस हालत पर ला दिया है। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। रमा के समझाने पर सुधा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वो रमा का आग्रह टाल नहीं सकी।
बहन जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके परिवार के बीच अब कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी, सविता सिर झुकाकर बोली। यहाँ तक कि मैं टीना से बात तक नहीं करूंगी। इसे जो कहना होगा अपने पापा से कहेगी, मुझसे नहीं। मैं तो टीना को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो इसे भी कुछ अच्छे संस्कार सिखा दीजिए। यह टीना के जीवन का प्रश्न है और उसे पति और उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट भी करना है। हम उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। ये तो टीना का ही काम है। उसे ही पति और उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट करना है। हम तो उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। सुधा ने कहा, मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। टीना ने जब यह कहा तो सुधा बोली, यह घर तो तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना नहीं समझा, सिर्फ पति तक ही सीमित रह गई थी। मम्मी जी प्लीज, भूल मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। 6 महीने आपके साथ रहकर मैं अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। मुझे आप एक और मौका दे दीजिए। सुधा ने सविता और टीना को भी माफ कर दिया। भारी मन से सविता ने टीना से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी, टीना, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। इसके आगे वो कुछ न कह सकी। उसकी आंखें भर आई थी, झरने लगी थी और गला भराया था, बोल नहीं फूट रहे थे। उसने जाते जाते टीना को गले लगा लिया और मुड़कर चल दी। सही मायने में सच्ची विदाई तो टीना की आज ही हुई थी, अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मित्रों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन वास्तव में हमारी कहानी की नायिका की जीवन की कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।